ट्रांसलेशन करने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाली हूं, बहुत ही क्विक, क्योंकि अभी है आपके एग्जाम्स और आपको याद सब कुछ है, हिंदी में दिमाग में सब कुछ है, लेकिन आंसर लिखते वक्त हम कहीं ना कहीं शब्दों में, वोकैबुलरी में, सेंटेंस मेकिंग में फंस जाते हैं। हमें प्रॉपरली पता है सारी चीजें, लेकिन उसे ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में और आंसर शीट में कैसे लिखे कि नंबर पूरे आ जाए। अब कुछ बच्चों के यहाँ पर दिमाग में रहता है मैम हमारे ट्रांसलेशन टॉपिक है ही नहीं, तो हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है क्या? अरे बेटा, ट्रांसलेशन टॉपिक है नहीं है उससे मतलब नहीं है। हम सारे जो है हिंदी भाषी है, हमें याद हिंदी में रहता है, हमारे दिमाग में जो आंसर है वो हिंदी में है और आंसर आपको इंग्लिश में लिख के आना है। तो हर एक बच्चे के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करने आना चाहिए, चाहे वो आप डिकोड कर रहे हो इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, समझने के लिए और आंसर्स के नंबर लेने हैं पूरे, तो ये जरूरी है आपके लिए। तो ट्रांसलेशन कैसे करें मैम? ट्रांसलेशन के लिए हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, हमें कैसे करना है मैम जल्दी से बता दो। तो देखो बेटा, सबसे पहले जरूरी क्या है ये समझना कि हिंदी के अंदर जो है वो सेंटेंस अलग होता है और इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जो है वो अलग होता है। मैम सेंटेंस कैसे अलग होता है? बेटा स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं मैं। स्कूल जाती हूं होता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूं इंग्लिश की तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और क्या आता है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना। जबकि हिंदी में मैंने क्या बोला, मैं स्कूल जाती हूं, यानी वर्ब हमेशा हिंदी में बाद में आती है, जबकि अंग्रेजी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं तो वर्ब हमेशा मिडिल में आती है। तो मैम अब हमें करना क्या है? हमें इतना पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, वर्ब मतलब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। राइट, इतना बेसिक क्लियर है, तो बस आपको ट्रांसलेशन आ गया। बहुत आसान है। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे, बड़े सेंटेंसेस, बड़े पैराग्राफ्स नहीं लेने, शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरुआत करूं। एक सिंपल सा स्टेप है आपका, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, कुछ भी है, उसने मुझसे ये कहा, ये लिखा हुआ है ना, वो बाजार चला गया, ये लिखा हुआ है, लेंचो वाला कुछ लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला, तो ये जो नाम है, जो क्रिया कर रहा है, जो करता है बेसिकली, वो सबसे पहले आएगा। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा? करता हुआ, उसका नाम सबसे पहले आ जाएगा। वो क्या क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा वो बाजार गया, तो उसने है, वो है, या फिर लेंचो है, नेल्सन मंडेला है, वो यहां पर हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब सेकंड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, वो है टेंस या हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। तो आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है तब हेल्पिंग वर्ब आता है, परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आता है। ये चीजें ध्यान रखने वाली है। अदरवाइज आप सिंपली क्या यूज करते हो? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर का यूज करते हो। ज्यादातर ट्रांसलेशन जब हम लोग करते हैं तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। मैं 90% ऑफ द केस की बात बता रही हूं, हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं उसका। अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब का सेंस नहीं दे रहा है कोई भी सेंटेंस, तो कर रहा था, जा रहा था, है ना, जाया जाएगा, ऐसा वाला नहीं है, तो हम सिंपल सिंपल क्या करते हैं, उसका टेंस कौन सा रखते हैं? सिंपल वाला फॉर्म रखते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है? टेंस या हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड नंबर, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या आएगा आपका यहां पर? टेंस या हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैं हेल्पिंग वर्ब लिखती हूं। अब जरूरी नहीं है बच्चा, याद रखना, मैंने यहां हेल्पिंग वर्ब बताया, जरूरी नहीं है सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आए। हाँ, वो सोया हुआ था है होता है, और वो सो रहा था, इन दोनों में अलग अलग आता है ना। ही वॉज स्लीपिंग आता है, ही स्लेप्ट होता है। देयर इज अ डिफरेंस। आया डिफरेंस समझ में? तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। तो थर्ड क्या है आपका? थर्ड है दैट इज वर्ब, यानी वर्ब का पता होना। अब वर्ब के लिए तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। और वर्ब कैसे पता चलता है? बहुत आसान से, मैंने हर क्लास में टेंसेस में बताया, आने वाली क्लासेस में भी मैं पक्का बता दूंगी कि जहां पर था, थे, थी आता है, या फिर आऊंगा, जाऊंगा, ये वाले वर्ड्स आते हैं, आता है, जाता है वाले वर्ड्स आते हैं, तब कौन सा टेंस लगता है। तो आप रेगुलरली क्लास जरूर से देखना बेटा, क्योंकि हर क्लास में मैं ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन पक्का कराऊंगी, यहां पर मैं वादा करती हूं। तो यहां पे क्या आ जाता है? उसके बाद में आपका वर्ब का फॉर्म आ जाता है। फिर स्टेप 4 जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वोकैबुलरी आपको फंसा देती है। यानी सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में आपका मेन वर्ब आ जाता है यहां पर, है ना, मुख्य क्रिया आ गई, ये सहायक क्रिया हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया आपका।
कर्ता हमको पता चल गया, तो कर्ता क्या हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में ये आपकी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये क्या हो गई आपकी सहायक क्रिया के बारे में बात की है मैंने। और ये वर्ब जो है वो कौन सी हो गई आपके, मुख्य क्रिया की बात कर दी है। किसकी बात की मैंने, मुख्य क्रिया की बात की। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस आपके सामने है, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हुए हैं, लिखे गए हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मैंने एक बार ये बताया भी था कि सारे बच्चे देने के लिए जो है गिव का यूज कर रहे हैं। गिव जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आता हो, तो आपको उसका सेंस समझना है। मैम सेंस कैसे समझा जाएगा, जब तुम बार बार सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो अपने आप सेंस समझ में आएगा। अच्छा, साथ ही साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जहां पे हम फंस जाते हैं कि यार इसका इंग्लिश क्या होगा। अब ज्यादातर जब हम बात करते हैं तब तो हम क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, है ना। जैसे हम ही इज बुलाविंग है, अब पता नहीं चल रहा है वो बुला रहा है को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहते हैं, ही इज बुलाविंग। लेकिन इंग्लिश में नहीं कर सकता ना, नंबर की बात है, इसलिए बोलने की बात अलग होती है, लेकिन वहां लिखने की बात है, लिखते ही वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा, गोला गोला कर देगा, नंबर काट देगा, गुस्सा हुआ माइनस भी दे देगा। हमें ऐसा नहीं करना, एग्जामिनर को प्यार प्यार से लिख करके बताना है। तो हमें क्या करना, जो वहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट समझ में आ रहा है वो शब्द लिख देना, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। और मैं या कोई और भी आपको अगले 2-3 दिनों में पूरी वोकैबुलरी लर्न करवाने का वादा नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करा सकती हूं मैं आपको, लेकिन पूरी वोकैबुलरी नहीं करा सकती। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो आपके बुक में यूज हुए वर्ड्स है वही ज्यादातर आपके ट्रांसलेशन में यूज होते हैं, वही आपके आंसर्स में भी आते हैं। उन वर्ड्स को जरूर से याद रख लो, हर एक पार्ट का वर्ड याद रख लो कि ये जो वर्ड है इसमें ये वाला कीवर्ड है, यहां पर इसका यूज किया जाता है। या फिर अगर वो उस वक्त याद नहीं आता है बेटा, तो उसके इर्द गिर्द वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए, उनका यूज करते हुए सेंटेंस बनाओ। मोस्ट प्रोबेबली सारे सेंटेंसेस आपके ऐसे ही बन जाते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी रेयरली, मतलब कह सकती हूँ 0.1% में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है बच्चा, WH वर्ड से शुरुआत करनी होती है, या फिर कई बार आपके हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन कौन से WH वर्ड्स भी होते हैं, वो मुझे जरूर से बता देना आप लोग, राइट। तो WH वर्ड से शुरुआत होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो हम लोग लीव कर देते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म और उसके आगे आगे, लेकिन एंड में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसे लगाना ना भूले। इंटेरोगेटिव जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, वो लगाना कतई नहीं भूलना। ये मैंने स्टेप्स बता दिए, इन स्टेप्स को फॉलो करना। अब ये बच्चा जो है वो स्टेप सुन लिया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, ठीक है, एग्जाम में देखेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए बोनस टिप है कि क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। रोजाना आप प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना आप 2-3 जो है पैराग्राफ लीजिए। पहला पैराग्राफ उठते से ही मॉर्निंग में कीजिए कि मेरे लिए ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक रात को कर लीजिए, एक दिन में जब भी वक्त मिले करिए। ये जो PYQs के अंदर आए हैं उन्हें भी कर लेंगे तो भी आपका मेजर जो पार्ट है, जो डर है, वो गायब हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि मेरे को कैसे ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से सेंटेंसेस बने जाते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए बोनस टिप दे दी है मैंने आपको, स्टेप्स बता दिए हैं। अब किस चीज का वेट है, अब तो नंबर लेने हैं हमें, पूरे नंबर लाने की जो इस बार हमने मुहिम चलाई है उसमें मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे, पूरे नंबर लाओगे यार। बाकी सब में अगर हम अव्वल ला सकते हैं तो इंग्लिश में भी लाएंगे, ऐसा वादा करो, जल्दी से वादा करो। और मैं और जल्दी से आपके लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए प्यार देते रहना और शेयर करते रहना।